से मेहमान हम आते हैं, कहीं जाते हैं तो उनके माध्यम से 100-200 चाय नाश्ता कर लेना, कुछ खा लेना बोल के या घर में पॉकेट मनी जो भी मिलता था, मामा लोग, पॉकेट नाना मनी टाइप लोग, के। नानी लोग, मौसी लोग, हुँ। बुआ-वुआ लोग जो भी देते थे सारे पैसे को मैं जमा करता और हाँ। जमा करके मैंने एक कंप्यूटर लिया और अच्छा। उस एक कंप्यूटर से मैंने हुँ। एक एजुकेशन की छोटी-सी क्लासेस मैंने यहाँ पे स्टार्ट की। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम विश्वकर्मा, कैरियर काउंसलर एवं मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडिंग मोड पर। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास अभी कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आज वो एक महाविद्यालय के मालिक हैं, एक हायर सेकेंडरी विद्यालय के मालिक हैं, साथ ही अन्य इंस्टीट्यूशन भी है। जी हाँ, इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व, वो भी इतने कम उम्र में आज हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार दुबे है। वर्तमान में मैं एक गुरुकुल महाविद्यालय के नाम से एक महाविद्यालय का संचालन कर रहा हूँ। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है और मेरी सबसे पहली नींव एक कंप्यूटर एंड एजुकेशन हब बिहार का कोरबा में जो भी पूर्ण रूप से आज संचालित हुई है, जिसमें हम युवा वर्गों के लिए एक आइडिया के नाम से प्रोजेक्ट हम संचालित कर रहे हैं। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल कोरबा जिला में संचालित है, उनके जिलाध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहा हूँ। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मेरी यात्रा उस समय शुरू हुई जब हमारे सारे क्लासमेट 12वीं पास होने के बाद सबके मन में रहता है कि हम लोग एक नई जगह पढ़ने जाएंगे महाविद्यालय में और तब मेरे पास एक चुनौती थी कि कोरबा जिला में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था उस समय, तो जिसमें एडमिशन की लाइनें लगनी पड़ती थी, तो जैसे तैसे करके वहाँ एडमिशन होती थी। तब मेरी एडमिशन कोरबा जिला में नहीं हो पाया, बाहर के किसी कॉलेजेस में हुआ, तो वहाँ पर फीस जमा करना था, तो फीस जमा होता तो रहने खाने का समस्या था, रहने खाने का अरेंज कर लेते तो फीस की समस्या थी, तो ऐसे करके काफ़ी समस्या हुई जिसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाया घर की स्थिति की वजह से। तब जा कर के मेरे को यहीं कोई सामान्य कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, लेकिन मेरे पास था कि भाई एडमिशन लिया, फिर भी मेरे दोस्त लोग जब एडमिशन लेकर के इंजीनियर बन के आएंगे तब उनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तब मैं सामान्य पढ़ के क्या करूँगा। तब मैंने सोचा कि भाई मैं जिस चीज़ के लिए आज छूट गया, मैं कोरबा जिला में ऐसे कोई बच्चों को पढ़ाई को लेकर के छूटने नहीं दूंगा। तब मेरी मन में उसी दिन मैंने ठान लिया और एजुकेशन फील्ड में मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आपका बचपन कैसा था? फाइनेंशियली फाइनेंस के हिसाब से आपका परिवार कितना सक्षम था? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्षम परिवार से नहीं थे हम लोग। आरामसीन काशीनगर आप जगह नाम सुने होंगे, उसी जगह में हम लोग झुग्गी झोपड़ी बस्ती में हम लोग शुरू से ही निवास करते आ रहे थे और वहीं पर ही पापा जैसे भी मेहनत करके नगर निगम में थे और उसी में जो भी होता था उसमें हम लोग जीवन यापन करते आ रहे थे। शुरू से हमारे घर की रही कि शिक्षा को लेकर के हमें पीछे नहीं रखा। पापा ने भले ही दाल चावल हम लोग थोड़ा सामान्य खाएं, लेकिन शिक्षा को लेकर के हमारे हमेशा आगे रहे। शिशु मंदिर से मुझे बचपन से ही पापा ने पढ़ाया और उसी शिक्षा को वजह से हम लोग आज यहाँ पर मैंने पहुँचा। अच्छा जी, काफ़ी संघर्ष भरी बचपन रहा आपका। फिर आपने कब सोचा, कब तय किया कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ करना है? 2011 में जब फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं सामान्य कॉलेज में एडमिशन लिया, तभी विचार कर लिया कि अब मेरे को शिक्षा को लेकर के ही मेरी नींव तैयार करनी है और उसी पे काम करना है। तभी मैंने अपने घर में जैसे मेहमान हम आते हैं, कहीं जाते हैं तो उनके माध्यम से 100-200 चाय नाश्ता कर लेना, कुछ खा लेना बोल के या घर में पॉकेट मनी जो भी मिलता था। अच्छा, जो मेहमान हाँ, हमारे बुआ लोग, मौसी लोग ये हाँ, सब देते हैं सब ना? हाँ, हाँ, मामा लोग, पॉकेट नाना मनी टाइप लोग, के। नानी लोग, मौसी लोग, बुआ लोग जो भी देते थे सारे पैसे को मैं जमा करता और जमा करके मैंने एक कंप्यूटर लिया और उस अच्छा। एक कंप्यूटर से मैंने एक एजुकेशन की छोटी-सी क्लासेस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। एक कंप्यूटर से? हाँ, एक कंप्यूटर से क्या मैंने स्टार्ट किया बात। और उसी से ही मैंने एजुकेशन की अपनी एक पहला नींव मैंने रखा। जब आपने अपने इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, तो उसमें आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं बताया ना एक कंप्यूटर से मैंने स्टार्ट किया, तब मैं एक यहाँ आरामसीन काशीनगर में एक आर्य शिशु विद्या मंदिर करके स्कूल चलती थी, जहाँ पर मैंने एक रूम को मैं उस विद्यालय संचालनकर्ता से मैंने मांगा और वहाँ पे एक दादू जी करके थे, वो मुझे बहुत सहयोग किया और एक रूम को मुझे उन्होंने दिया। तो उस एक रूम में गर्मी की छुट्टियों में मैं एक कंप्यूटर से क्लास स्टार्ट की,
फिर उसमें कुछ छोटे छोटे फीस हमने रखे, तो जिस फीस से जोड़ करके एक और कंप्यूटर हमने लिया, तो 2 कंप्यूटर हुए। तो 2 कंप्यूटर से ही हम लोग अलग अलग बैच में दिन भर कई सारे बैच करके कंप्यूटर क्लासेस चलाते थे। फिर उसी प्रकार से चुनौती करते करते लगा कि नहीं, हमारी बस्ती के अंदर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। जब हमारे पास बहुत सारे 6, 7, 8 कंप्यूटर हो गए, लेकिन नहीं आ पाते थे बस्ती अंदर जल्दी से कोई भी पढ़ने के लिए। तब मैंने फिर निहारिका में प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक छोटी सी लोन के बारे में मेरे को किसी ने बताया, जिस लोन को लेने में मेरे को कोई सहयोग करने वाले तो थे नहीं। तो 1 साल उस लोन को मुझे लेने में लगा, क्योंकि मैंने उस पर पूरा गहन किया, बार बार आवेदन किया, बार बार गया आया दौड़ा, बहुत मेहनत किया, तब जाकर के वो लोन मेरी मिली। और उस लोन के माध्यम से मैंने एक छोटा स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया और इंस्टीट्यूशन AK कंप्यूटर एजुकेशन हब के नाम से मैं शुरू किया। और वहीं से मेरी जनरल एजुकेशन की एक सेकेंड लेवल मैंने अपना स्टार्ट किया। आपकी शुरुआती जर्नी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, या चलो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं? ऐसा था, लगता था, क्योंकि मेरे साथ एक चुनौती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था। ओके। मेरी एग्जाम भी दिलाना रहता था, साथ में ये सारी चीज़ें करनी रहती थी। हर जगह पे कहीं ना कहीं जैसे ही हम लोग कोई भी स्टार्टअप करते थे तो फंड की प्रॉब्लम आती थी। पहला साल तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए भी पैदल जाया करता था। अच्छा। धीरे धीरे पापा ने गाड़ी लेके दिया पहला, फिर मैं और भी जब मेहनत करता गया तब मैं दूसरी गाड़ी लिया। तो बहुत सारी चुनौतियाँ रहती थी, परेशानी रहता था, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था, क्योंकि ना मेरा बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड से था, ना मेरी फैमिली कोई ऐसी थी जो समर्थ है, जो सहयोग कर दे फंड को लेकर के। तो हर बार कुछ न कुछ अड़चने आई करती थी। कई चीज़ें हम फाइल लगाते थे, जो चीज़ें कोई और को 1 महीने में 15 दिन में कर लिया करते थे, उसको मुझे करने में 6-6 महीना साल भर लग जाया करते थे, क्योंकि मुझे जानकारी का अभाव था, न उस प्रकार के कोई सहयोग मिल पाते थे। महाविद्यालय खोलने के लिए मैं तो 2016 में ट्राई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय मेरे पास जानकारी का अभाव होने की वजह से लाख रुपए का मेरा नुकसान भी हो गया था, जो कोई और लोगों के माध्यम से ले लिया गया, वापस नहीं मिला। इस टाइप से कई सारी चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ा, और बार बार सोचता था कि अब कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन डटा हुआ था कि करना ही है करके। इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? इस यात्रा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो मैं मानूंगा तो वो मेरा युवा स्वरोजगार का लोन ही था, जिसके माध्यम से मैंने एक नया स्टार्टअप किया। उसके बाद डिजिटल साक्षरता अभियान में मैंने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त किया। पी दयानंद जी जब कलेक्टर थे तो 26 जनवरी 2017 में मेरे को स्टेडियम में उस अवार्ड से सम्मानित किया गया, डिजिटल साक्षरता पे सर्वश्रेष्ठ काम करने को लेकर के ट्रेनिंग हेड के रूप में। तो वहीं उसी टाइम पे मुझे एक विद्यालय के बारे में जानकारी मिली, जो विद्यालय काफ़ी दिनों से बंद हो रही थी और पूरी बंद हो चुकी थी। 99 ऐसे बच्चे वहाँ बच गए थे, जो बच्चों को ये नहीं पता रहता कि मुझे TC लेना है उस विद्यालय से। ऐसे 99 बच्चों से मैंने एक विद्यालय की मुझे जानकारी मिली, तो मैं वो विद्यालय लिया, और वही विद्यालय मेरे लिए एक 3rd स्टेप साबित हुआ, जहाँ पे मैंने अपना एक नया अध्याय। आपके पास वर्तमान में कितने स्टूडेंट? सारे ब्रांचेस और सारी संस्थाएं मिलाकर मेरे पास 1600 प्लस स्टूडेंट्स। चलिए, अब विद्यालय की आपने यात्रा में शुरुआत कर दी, तो चलो विद्यालय से संबंधित एक प्रश्न आपसे चर्चा करते हैं। अभी परीक्षाओं का दौर लगभग इस सत्र का समापन हो गया, तो आपके हिसाब से जो स्कूल के बच्चे हैं 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, ऐसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चों का मैं पिछले 10 सालों से देखता आ रहा हूँ। जब मेरे को आज 2017 से मैं विद्यालय का एकदम फुल फॉर्म में संचालन कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो 2010 में जब मैं विद्यालय से जुड़ा, 2011 में जिस विद्यालय में मेरे को जगह मिली, उस विद्यालय को भी 3 साल तक संभालने का मुझे मौका मिला। कई अलग अलग माध्यम से मैं वहाँ क्लासेस लेता था, पढ़ाता था बच्चों को ट्यूशन। तो उस समय से मैं 10वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ 2011 से। तब से मैं देखता आ रहा हूँ बच्चों की एक सबसे बड़ी गलती होती है 10th के बाद, कि उन लोग विषय की जो वो रहती है, विषय चुनने की क्षमता, वो भेड़ चाल जैसे चुनते हैं। जो बच्चा दूसरा कोई ले रहा है, भीड़ जिस सब्जेक्ट में जा रहा है उसी सब्जेक्ट को 10वीं में लेते हैं। जबकि 10th के बाद हमें विषय चुनने के लिए ये देखना चाहिए कि क्या 6 साल बाद उसका क्या भविष्य है।
और हम लोग यही चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो इसी वजह से गलती करते हैं। जैसे कि सामान्य अभी बच्चे गलती कर रहे हैं, बायोलॉजी जैसे चल रहा है तो बायोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी 6 साल बाद कितने सारे बच्चे बायोलॉजी ले लेंगे। दूसरा सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट कितने सालों से लोग लेते आ रहे हैं। जैसे कि अभी 2020 कोरोना के बाद से बायो का सब्जेक्ट लेना लोग स्टार्ट किए हैं, तो पिछले 4 सालों से बायोलॉजी ले रहे हैं और अभी भी बायोलॉजी ले रहे हैं, तो उनका 6 साल बाद क्या रहेगा। तो मतलब 10 साल का ये जो गैप, तो लोग इसको हमको आकलन लगाना चाहिए विषय चुनने के पहले कि हमारा 6 साल बाद क्या रहेगा और कितने सालों से इस विषय की ओर पीछे भाग रहे लोग। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। इसके लिए भी ना गवर्नमेंट को एक अच्छी कदम उठानी चाहिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट कदम उठा रहा है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट को कुछ करनी चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर ना स्किल को लेकर के जो अभी क्लासेस लेने की बात कर रहे हैं, वो क्लासेस के अलावा भी स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज जैसे पहले चलती थी ना, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह, जो पूरी तरह से बंद हो गई है, उसको रीओपन करना चाहिए और स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए अलग से ओपन करना चाहिए। अक्षय जी, कॉलेज शुरू करने के पीछे आपकी सोच क्या थी? क्या केवल धन कमाना था कि कुछ और? ये एक अच्छा सवाल था। मेरी सबसे बड़ी सोच यही थी कि जब सबसे पहला जो मेरा परिचय था कि मैं जिस चीज़ से वंचित हुआ, महाविद्यालय बाहर होने की वजह से, दूर होने की वजह से मैं अच्छे से एजुकेशन लेने नहीं जा पाया, सामान्य में महाविद्यालय से पढ़ाई किया, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे कोरबा जिला के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऐसी टेक्निकल एजुकेशन से वंचित हो, जिस एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर में रहने, खाने, आने जाने कई प्रकार के अन्य खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाते थे। उसको बचाने के लिए मैंने अपना विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करने का सोचा और विद्यालय। आपने बात करी स्किल की कि गवर्नमेंट को स्किल पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और बच्चों को भी स्किल होना चाहिए, और बच्चे, हम देखते हैं कि बच्चे डिग्री मिले उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं कोई भी, तो आपकी नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डिग्री की मैंने स्किल? बताया ना, स्किल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि डिग्री है। आज की डेट में यदि कोई बच्चा 10th फेल है या 12th फेल है, लेकिन यदि उसको किसी चीज़ की स्किल आती है, इन द सेंस मान लीजिए कोई कारपेंटर का लड़का है और वो 10वीं फेल है, लेकिन उसको कारीगरी आती है, तो निश्चित रूप से वो एजुकेशनल से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि वो कारपेंटर है तो स्किल्ड होने की वजह से। लेकिन मैं मानता हूँ दोनों चीज़ जरूरी है, स्किल प्लस एजुकेशन। एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि डिग्री होने पर ही उनको एक अच्छे लेवल पे पहुँचने का मौका मिलेगा। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया स्किल अच्छा होना चाहिए तो लोग पढ़ाई बंद कर दें, लेकिन हमको स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल रहने पर ही वो क्या कर पाएगा, वो बच्चा अपनी ओर से अपने दिमाग से कुछ कर पाएगा। जैसे कि मैंने एक स्किल बढ़ाया, अपना स्किल बढ़ाया इसलिए आज मैं कम समय में मैं नौकरी के लिए अपना समय नहीं व्यतीत करता रहा। अब जैसे आप स्किल का ही सवाल किए तो और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। क्या जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैं जाता हूँ व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा है तो मैं जेईई नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब हम अपना आधे से ज़्यादा समय किसी एक जगह में जाने के लिए व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि हम उसी चीज़ को, किसी स्किल को सीखने में लगा देते हैं। मान लीजिए मैं अपने 1 साल पूरा टाइम किसी कारीगरी को सीखने में लगाता हूँ, चाहे वो डिजाइनर का हो, चाहे फैब्रिक का हो, चाहे कारपेंटर का हो, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का हो। इस टाइप के 3000 टाइप हैं स्किल्स के, जिसमें एक एक स्किल को सीखने के लिए भी यदि हम मात्र 1 साल का समय देते हैं तो 1 साल बाद हम उसके इतने स्पेशलिस्ट हो जाएंगे कि पर मंथ लाखों की इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। अक्षय जी, आज का समय सोशल मीडिया का समय है। मोबाइल के माध्यम से बच्चे, बड़े, सभी लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को जो मोबाइल का जो एडिक्शन है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? इस पे भी मैं एक अपनी छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि मोबाइल एडिक्शन है, बहुत बुरी बात है ये, कि इसमें अभी की जनरेशन है ना, केवल कुछ चीज़ों पे ही लगी हुई है। लोग इन्फ्लुएंसर लोगों को देख करके लगता है कि वो लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, इतनी सारी लाइक्स है, फॉलोअर्स हैं, तो उनको ये पर इनकम आ रही है। तो भाई सब कोई एक ही चीज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आपने लगभग 6 महीने अपने टाइम दिए मोबाइल पे और आपको उससे कुछ नहीं मिला तो ये व्यर्थ है। जैसे कि मैं स्वयं,
बताया ना, बहुत बड़ी चुनौती आती थी। मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो बिजनेसमैन थी नहीं, ना किसी स्किल बड़े स्किल के थे जिसको मैं देख के सीखा। मैं सारी चीज़ें सीखा मोबाइल से ही सीखा। मतलब मैं मोबाइल का सही उपयोग किया। यूट्यूब उस समय बहुत ज़्यादा चलते थे, यूट्यूब से मैं हर चीज़ें देखता था, सीखता था, और सीख करके मैंने आज इतनी बड़ी सेटअप मैंने तैयार किया है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, या किसी भी अन्य फील्ड जो भी अभी मैं काम किया हूँ, सबके लिए मैं रात को जग करके 2-2 3-3 घंटे तक पूरी उसमें चीज़ें मैंने देखता था, स्क्रिप्ट तैयार करता था, और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं वर्क करता था। तो मैं अभी भी बच्चों को यही बोलूँगा कि मोबाइल है सबके पास, लेकिन मोबाइल का यदि सही उपयोग करना वो लोग जान गए तो वही मोबाइल लोगों की जीवन बदल देगा, जैसे कि आज मेरी बदल दी। अक्षय जी, आप एक सफल शिक्षाविद हैं, स्कूल कॉलेज के संचालक करता है, और आज के आपकी उम्र केवल 32 वर्ष है। तो आप एक सफल उद्यमी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, लोग उसको मानते भी हैं आपको। तो ऐसे में आपके हिसाब से सफलता का वास्तविक मूल मंत्र क्या है? सफलता का वास्तविक मूल मंत्र आप कहा जाए तो यही है कि हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास हमारा प्लाने में हम वर्क नहीं कर पाएँ, मतलब हमारी मन में हम सोच के रखे हमें ये करना है, जैसे मैं सोचा था इंजीनियरिंग करना है, तो मैं नहीं कर पाया, तो प्लान भी मैं इंस्टेंटली तैयार किया। अब ये नहीं किया कि भाई मेरे को कोई आइडिया दे तो मैं करूं, कि कोई बताए मेरे को प्लान बताओ। हम मोबाइल रखे हैं ना, मोबाइल ही आज सबसे बड़ा दुनिया है, वर्ड है वो। आप एक वर्ड को लेकर के हाथ में घूम रहे हैं, लेकिन उसकी सही उपयोगिता हम लोग नहीं करते हैं। उसी का उपयोग करके हमारा लाइफ को हम बहुत कम एज से एक बड़ी जगह पे ले जा सकते हैं। तो मेरा यही मूल मंत्र है कि आज जैसे ही आपकी पास कोई अच्छी साधन आती है, उसकी उपयोग करो, और सीख करके नई स्किल सीख करके एक नया एंटरप्रेन्योरशिप बनने का ही प्रयास करो, ना कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतजार करते रहो। आपने तो इस माध्यम से अपने आप को सक्षम बनाया ही है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो सहयोगी हैं या आपकी जो टीम है, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके फैकल्टीज हैं, वो उनकी संख्या क्या है? मतलब आपके साथ में कितने लोग को रोजगार? मेरे साथ 78 प्लस लोग वर्क कर रहे हैं, जो डायरेक्ट जुड़ करके काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट 100 प्लस लोग भी हैं जिन लोग कहीं ना कहीं मेरे से लाभान्वित हैं और मेरे साथ में मिल करके जुड़ करके काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अक्षय जी, आपने इस यात्रा में इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल का संचालन कर रहे हैं और वर्षों से कर रहे थे, इसमें आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई होंगी, तो आपकी अभी तक की उपलब्धियां क्या रही? उपलब्धि तो मुझे काफ़ी सारे मिले। 2017 में डिजिटल साक्षरता को लेकर के कलेक्टर पी दयानंद जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2019 में कोरोना काल में काफ़ी सारे हम लोग ने एजुकेशन पे घर पहुंच सेवा कार्य किए, जिसमें हम लोग ने नीट के बच्चों के लिए फ्री बस सर्विस की, उस पर हमें एक सम्मान मिला कोरबा जिला में। और 2022 में ब्लूम कार्यक्रम में एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के रायपुर के ब्लूम कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार से इतनी सारी सम्मानें तो लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मेरे को आत्मसम्मान में अपने आप में सम्मान लगा कि मैं अपने लाइफ में जो मैं करना चाहता था सारे अचीवमेंट मैंने हासिल किया। और जिस चीज़ को लेकर के मैंने पढ़ाई 12वीं के बाद तुरंत संकल्प लिया था कि मेरी खुद की महाविद्यालय होनी चाहिए, आज मेरी खुद की महाविद्यालय संचालित हो रही है। 150 प्लस लोगों को मैं कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। मुझे लगता है आगामी समय में आप युवाओं को कुछ और भी देना चाहिए क्या, या कोई योजना आपके दिमाग में युवाओं के लिए? हाँ, मैं इंस्टीट्यूशन को अब नई राह की ओर ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। अन्य देशों में भी जो चला आ रहा है, 14 साल के बाद अन्य देशों में बच्चे ना कुछ करने लगते हैं, तो मैं भी अपने बच्चों को आने वाले समय में एक आइडिया नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट के तहत हर साल हर जिले में 10-10 नए उद्यमी या नए एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग तैयार करेंगे। और हमारा टारगेट है कि पर ईयर जितने भी युवा वर्ग के बच्चे हैं जिनको चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ में कुछ करें, अपनी इनकम जनरेट करें, तो उसकी इनकम जनरेट को ही लेकर के मेरी एक क्लासेस लगेगी, और उस क्लास पे एंटरप्रेन्योरशिप हम तैयार करेंगे, बिजनेसमैन तैयार करेंगे, और कोई नए नए स्टार्टअप 3000 प्लस, जैसे कि मैंने पहले बोला था, आइडिया मेरे पास है,
तो उन सारे आइडिया को हम लोग 10-10 की एक-एक ज़िले में अलग-अलग ब्रांचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टाइप से साल में 150 प्लस ब्रांच हम लोग स्टार्ट कराएंगे अपनी, और उस ब्रांच में अपने-अपने पर्सनल सभी बच्चों का ब्रांचेस रहेगा, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर रहेगा उनका, और उसके थ्रू कम से कम हम लोग साल में 1500 नए युवा वर्गों का जॉब जनरेट करके हम लोग देंगे। ये हमारी एक नई दिशा की ओर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। अक्षय जी, आपकी जो जर्नी है ये बहुत लोग के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है कि एक स्लम एरिया से निकल करके एक बालक जो अपने कॉलेज की फीस जमा करने में समर्थ था, उसने अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कॉलेज भी खड़ा कर दिया, विद्यालय भी खड़े कर दिए, अन्य इंस्टीट्यूशंस भी बना डाले, और भविष्य में भी बहुत सारी देश के युवाओं के लिए आपकी योजना है। ये बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर शिक्षा के माध्यम से सशक्त समाज निर्माण का काम करते रहें, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अक्षय जी का संघर्ष उन बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो पढ़ाई के बाद और रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं, नौकरी की तलाश में, एक बंदी बिदाई नौकरी के लिए भागते रहते हैं, और बरसों बरसों तक किसी कोर्स की तैयारी में, किसी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। अक्षय जी ने 12वीं के बाद से ही अपनी मेहनत से वो कर दिखाया। वो एक लोग हमारे ऐसे नौजवानों के लिए एक मील का पत्थर है जो कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।